तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि ये जो इम्पोर्टेंट वाला पार्ट कि ह्यूमन आई के लिए λ/a है आपका मिनिमम एंगल, और सर्कुलर ऑब्जेक्ट के लिए कितने यूज़ करेंगे 1.22 बट्टा λ/a। डन है। तो यहाँ पे हमें यही लेना है क्योंकि आपका जो लेंस होता है, लेंस तो नहीं है और सर्कुलर होता है। अब डन है क्या? तो फर्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप की, क्योंकि इसमें डेरिवेशन है अच्छा खासा। माइक्रोस्कोप, सो याद करो माइक्रोस्कोप में कितने लेंस थे? दो लेंस थे। पहला वाला लेंस कौन सा लेंस था बताओ ज़रा? दैट इज़ आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस को मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ यहाँ पे कि आपको समझने में आसान हो, लेकिन इसका फोकल लेंथ काफ़ी स्मॉल रखा जाता था, वो तो आपको याद होगा ना। ओके, तो ये मैंने बनाया आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस बनाया। अब देखो, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का ये था फोकल लेंथ, इसको हमने क्या लिखा था? एफओ नाम दिया था ना, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या याद आ रहा है? उसके बाद हम इसके सामने क्या करते थे? एक ऑब्जेक्ट को रखते थे। ये ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट होता था। अब ये जब छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो तुम देखना ज़रा, ये क्या वही केस बन रहा है ना कि हमारा लाइट किस में से पास होने वाला है? ये देखो, ये पूरा हो गया। तो ये क्या है? एक अपर्चर में से, क्योंकि देखो इंस्ट्रूमेंट में तो ऐसे करके यहाँ से रहेगा ना, ऐसे करके यहाँ से मेटेलिक बॉडी या फिर प्लास्टिक बॉडी होता है, तो इस छेद में से लाइट पास होगा। तो छेद में से लाइट पास होगा मतलब डायफ्रैक्शन का तो फिनोमेना होने ही वाला है। अब देखो, तो यहाँ पे जो लाइट्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? ऐसे कुछ रेज आ रहे हैं और ऐसे कुछ। ज़रूरी नहीं है कि एकदम कॉर्नर में ही बनाओ, ठीक है, कहीं भी बनाओगे तो चलेगा। ऐसे आ रहा है, डन है क्या? तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे किस एंगल के साथ आ रहा है? कुछ बीटा एंगल के साथ आ रहा है, ठीक है। इस बीटा एंगल के साथ ऐसे रेज आएंगे। रेज मतलब अभी रेज के साथ वेव फ्रंट का रिश्ता तो पता है ना, ये सब ऐसे बने, ऐसे क्या बन जाएंगे? सारे वेव फ्रंट बन जाएंगे। ये भी सारे ऐसे वैसे वेव फ्रंट बन जाएगा। ओके, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था। इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते बताओ ज़रा, याद होगा ना, यू ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ तक बातें क्लियर है? अब देखो, एज वी नो फॉर सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स मिनिमम एंगल डेल्टा थीटा, या थीटा जो भी तुम्हें बोलना है बोलो, थीटा कितना था वो सर्कुलर ऑब्जेक्ट के लिए? 1.22 λ/a। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? यहाँ पे जो a है वो स्लिट ओपनिंग है, ये स्लिट का ओपनिंग है। मतलब ये स्लिट का ओपनिंग क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक है। नाउ अगर मैं पूछूँ स्लिट का ओपनिंग यहाँ पे कितना है, स्लिट का ओपनिंग यहाँ पे कितना है, तो कैसे बताओगे? आपका लेंस का ए वाला कुछ एक पार्ट रहेगा, लेट इट बी आर। ए भी कितना रहेगा? आर। सो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये जो स्लिट ओपनिंग है वो आर प्लस आर है, दैट इज ट्वाइस द आर है, या फिर क्या मैं इसको अपर्चर बोल सकता हूँ? अपर्चर, वो भी तो 2r था ना। अपर्चर, इसका हाइट कितना है? अपर्चर, डन है क्या? 2r या फिर अपर्चर। असल में हम लोगों ने वहाँ पे इसको ए ही क्यों लिया था? डी सी डी बहुत कुछ था ना, ए क्यों लिया था पता है? क्योंकि हम यहाँ पे अपर्चर अपर्चर करके चिल्लाएंगे और ए यहाँ पे तुम्हें बढ़िया समझ आएगा, तो ये यहाँ पे उसी लिए लिया था कि यहाँ पे अपर्चर बोल पाए। ए डन है क्या? ये तो हो गया, चलो ये हमें समझ आता है। सो यहाँ पे जो असल में ए है वो 2r है, ये जो स्लिट का ओपनिंग ये 2r है, जिसको हम ए से फिलहाल डोनेट मतलब डिनोट कर रहे हैं। यहाँ तक वेल एंड गुड। अब देखो ऑल्सो साइन बीटा निकालते ज़रा। साइन बीटा जो कितना आएगा तुम्हारे पास इस ट्रायंगल में? देखो साइन बीटा परपेंडिकुलर, क्या डन है? परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस। तो साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, क्या है तुम्हारा? नाम डाल देते, समझ बढ़िया सा आएगा, ए बी सी डालते हैं। सो इन ट्रायंगल ए बी सी परपेंडिकुलर कितना है तुम्हें? सी बी बट्टा हाइपोटेनस कितना है? ए सी। AC as also ये बहुत ही छोटे छोटे एंगल होते हैं। छोटे छोटे एंगल के लिए क्या मैं लिख सकता हूँ? जो AC है कहीं ना कहीं सिमिलर है किसके साथ? AB के साथ, और ए भी जाके कहीं ना कहीं सिमिलर है, क्योंकि इसको हम जस्ट फोकस के बगल में रखते थे, याद आया ना। तो ये कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के बराबर है। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? अच्छा, ये जो यू नॉट है ना, वो भी लगभग कहीं ना कहीं सेम ही है। यू नॉट है, ठीक है, म्यू नॉट नहीं है, यू नॉट, ये भी कहीं ना कहीं ये सारे क्वांटिटीज सेम है। तो देयरफॉर क्या मैं इसी फॉर्मूले को अभी हल्का सा मॉडिफाई करके लिख दूँ ऐसा?
साइन बीटा इजिकल टू सी बी जो कि है आर बट्टा ए सी, जिसको मैं कहीं ना कहीं फोकस के बराबर ले सकता हूँ। क्या हो गया, या फिर इसको यूनोट लेने पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है, तो मैं यहाँ फोकस ये कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर पूछता है कभी कभी। देयरफॉर तो यहाँ से मैं आर निकालूँ तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, आर साइन बीटा और एफ नॉट। लेकिन ये तो खाली आर आया, लेकिन तुम्हें इस फॉर्मूले में क्या चाहिए, अपर्चर। अपर्चर क्या है, इस दुगना आर है ना, सो अगर दुगना आर निकालोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, दुगना एफ नॉट साइन बीटा। क्या ये बातें क्लियर है। सो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, जो हमारा अपर्चर है ए, 2r तो ए के बराबर है ना, पहले ही देख लिया था अपर्चर, वो कितना है 2f0 साइन बीटा। अब देखो इसी चीज़ को बोलते हैं ऑप्टिकल अपर्चर। तो कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए फाइंड द ऑप्टिकल अपर्चर, तो ये तुमसे ए पूछ रहा है, ठीक है, ऑप्टिकल अपर्चर। ये बातें क्लियर है। और यहाँ पे बीटा बहुत ही माइन्यूट एंगल डाल दिया जाएगा। ओके, यहाँ तक हमें समझ आ गया, तो ए वाला पार्ट का हो चुका है। अब देखो हमने पढ़ा था एंगल किस पे डिपेंड करता है, एनी हाउ ऑब्जेक्ट के साइज पे। तो मैं सेम इसी डायग्राम को बना रहा हूँ। यहाँ पे जो मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाया था, बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना के दिखाता हूँ। ये सपोज मेरा वो ए जो है ना, ये जो ए पार्ट था ना, इसी को मैंने सपोज कर दिया हो 2000x तुम्हें समझाने के लिए। तो ए बन चुका है। ए क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज हमने डी ओ लिख दिया। ये असल में क्या है तुम्हारा, ए है, ए पॉइंट, जो पॉइंट था पहले, अभी उसको बड़ा करके हमने ऐसे बना दिया। अब ना इसके सामने सेम वही लेंस बना रहे हैं। अब ये लेंस कहीं ना कहीं तो एक इमेज बनाएगा, अब उसको स्टडी करना है हमें। अब स्टडी करते बढ़िया से। सो इसमें से जो भी रेज आएगा, ना वो कैसा बनेगा, देखो ज़रा, ऐसे करके एक कॉर्नर में से कुछ आ रहा होगा, एक नहीं बहुत सारे आएंगे, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए मैं बस एक बना रहा हूँ। इसमें से भी एक कॉर्नर में से बहुत सारे आएंगे, इस कॉर्नर में से बहुत सारे आएंगे। फिर मैंने रे बनाया, रे के साथ वेव फ्रंट का रिश्ता आपको अच्छे से पता है अभी। ये बातें क्लियर है क्या, ये मैंने बनाया लेंस। ओके, अब देखो इसमें सोचने वाला बात क्या है, इसके आगे के डेरिवेशन को हम कैसे अंजाम देते हैं। अब देखना, ए जाएगा, जाके यहाँ पे इंटेंसिटी क्रिएट करेगा, दैट इज़ ये ब्लैक वाले ने कुछ ऐसे इंटेंसिटी क्रिएट कर दिया। यहाँ पे हाई है, फिर यहाँ लो, डन है क्या। रेड वाले ने भी सेम वही काम किया, यहाँ पे हाई इंटेंसिटी बताया, फिर यहाँ बताया लो या ना के बराबर। ओके, तो कुल मिला के हमें यहाँ पे इमेज कितना बड़ा दिख रहा है, हमें यहाँ पे इमेज, अगर ये ऑब्जेक्ट होता है, इसका इमेज हमें यहाँ पे कितना बड़ा दिख रहा है, दिस इज ए बिगर साइज दिख रहा है हमें, इसका साइज बड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन असल में तो छोटा था ना। अब देखो यहाँ पे तुमने ऑलरेडी इसको पढ़ा है, एज मैग्नीफिकेशन किसके बराबर होता है, आपका ए वाला इमेज कितना बना है बटा ऑब्जेक्ट कितना था। क्या बात है क्लियर है। और ये कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है, कितना दूरी में इमेज बना बटा ऑब्जेक्ट कितना दूरी में था। अभी देखो इस लेंस में से कितना दूरी में इमेज बना, v0 में बना। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ था, ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखा हुआ था u0 में, जो कहीं ना कहीं फोकस के नज़दीक में था। क्या बात है क्लियर, ये u0 था, तो ये कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट आपका फोकस भी तो था। इसी डायग्राम को बना रहा और कुछ नहीं कर रहा हूँ। सो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ d/d इजिकल टू v0 बट्टा u0। ऑल्सो मैंने दिखाया था u0 भी कहीं ना कहीं f0 के बराबर, मैंने इसी का बात किया था। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली रिप्लेस कर देता u0 से, तो यहाँ पे डायरेक्ट करके मैं हटा देता वहाँ से, नहीं, लेकिन मैंने वहाँ पे नहीं किया था, इसलिए नहीं किया था कि ये बड़ा दिक्कत देता है बाद में, क्योंकि ये वाला चीज़ पूछता है ऑप्टिकल अपर्चर। सो अब देखो यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मुझे स्मॉल d निकालना है, तो कैपिटल D u0 बट्टा v0 इजिकल टू d। यहाँ तक बातें क्लियर है। ये मैंने साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट का रिश्ता निकाल लिया। अब देखो ऑलरेडी हमने बोला है u0 f0 ये बराबर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ d f0 बट्टा v0 इजिकल टू d। ये लिख दिया मैंने, कहाँ से यूज़ करके, यहाँ से यूज़ किया। नहीं, इस पार्ट का ए डेरिवेशन किया था, इस पार्ट का ए कर रहे हैं बैठ के। अब देखो एक और चीज़, यहाँ पे जो आपका जो होता है, क्या बोलते हैं, हमारा जो डेल्टा थीटा है। अब देखो स्लिट का याद है ना,
ए था, लिया था मैंने, यहाँ पे स्लिट लिया था, तो ऐसे करके आया था ना, तो यहाँ पे जो एंगल बनता था मैंने उसको थीटा थीटा किया था, अब यहाँ पे उसको डेल्टा थीटा बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा को यहाँ ध्यान दो, इस पूरे को ध्यान दो, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट एंगल बन रहा है, तो डेल्टा थीटा, इस पूरे को अगर मैं डेल्टा थीटा बोलता हूँ हियर, इस एंगल को डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस लिखा जा सकता है ना। क्या बात समझ आ रहा है तुम्हें? तो यहाँ पे आर्क लेंथ क्या है, आर्क लेंथ तो d है, बट्टा रेडियस। अभी तुम देखो, ए वाला लेंथ बोलो या ए वाला लेंथ बोलो या ए वाला लेंथ बोलो, एनी हाउ पैरेक्शियल है, बहुत छोटे एंगल है, तो सब तो सेम ही होंगे, तो लिख दिया v नॉट। अब ज़रा ध्यान दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये डी वी नॉट को रिप्लेस किया जा सकता है। फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में से अगर मैं डी वी नॉट को रिप्लेस कर दूँ डेल्टा थीटा में, तो बचा क्या, डेल्टा थीटा एफ नॉट इज इक्वल टू डी बच रहा है ना तुम पे। क्या ये बातें क्लियर है? बस देयरफॉर डी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा एफ नॉट आया। और हमने पढ़ा है सर्कुलर ऑब्जेक्ट के लिए मिनिमम कितना होता है, मिनिमम कितना होता है तुम्हारा सर्कुलर ऑब्जेक्ट के लिए 1.22 लैम्डा बाई ए। सो डी इज इक्वल टू सर्कुलर के लिए कितना होता है 1.22 लैम्डा बाई ए एफ नॉट हो गया। और इस केस में जो सर्कुलर चीज़ है इसका अपर्चर कितना है तुम्हारे पास, लैम्डा, अपर्चर कितना है तुम्हारे पास, देखो ज़रा 2 एफ नॉट साइन बीटा, ये लिख दिया मैंने 1.22 लैम्डा, फिर अपर्चर लिख दिया मैंने, और यहाँ बचता है एफ नॉट, ये कट जाएंगे आपस में। तो तुम्हारे पास डी कितना निकल के आया 1.22 लैम्डा बाई 2 साइन बीटा। अब पहला क्वेश्चन मैंने डी निकाला है, क्यों, क्योंकि मुझे इस चीज़ का रिजॉल्विंग पावर निकालना था। देयरफॉर रिजॉल्विंग पावर किस पे डिपेंड करता है 1/d पे, कि साइज़ कितना है उसका। तो रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 1/d को यहाँ पे डाल दूंगा, तो 1.22 लैम्डा बाई 2 साइन बीटा कहलाएगा ये। सो कहीं ना कहीं क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 2 साइन बीटा बट्टा 1.22 लैम्डा। क्या ये बात है, हमें समझ आता है? तो ये आ चुका है रिजॉल्विंग पावर। ये किसका रिजॉल्विंग पावर है तुम्हारा, ये है जाके रिजॉल्विंग पावर किसका, ऑफ माइक्रोस्कोप। ये डन है क्या? अब सुनो, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप निकालने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम नोट करें कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप किस किस पे डिपेंड करता है, नोट करें किस किस पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं बी। अब बीटा, अगर ये एंगल बढ़ेगा, अगर ये एंगल बढ़ेगा तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा। अब ये इस एंगल को कैसे बढ़ाओगे, तुम देखो ज़रा, तुम यहाँ पे थे तो बीटा इतना था, तुम ये नज़दीक आ जाओगे तो एंगल तो बढ़ेगा ना। इसलिए हम बोलते थे ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए माइक्रोस्कोप शुड बी केप्ट स्मॉल। लिख देंगे एज बीटा will increase if we bring object near to the objective lens। और फोकस पर रखने में क्लियर बनता है तो ऑब्जेक्टिव लेंस के नज़दीक लाना पड़ेगा, और इसीलिए दिस इज़ वाई वी कीप small focal lens in microscope। क्या ये बातें क्लियर हुआ हमें? ये तो एक चीज़ समझ आ गया। और क्या तरीका है, बीटा बढ़ा दिया चलो। उसके बाद लैम्डा, इस लैम्डा को कम करना है, मतलब जो चीज़ का लैम्डा कम होगा उसका रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगा। दूसरा नोट क्या है, दूसरा है कि आपको लैम्डा को कम करना है तो फिर रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा, इन्वर्स है ना। अब लैम्डा को कम करने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या बनता है, यूज़ लाइट सोर्स विच हैज़ लेस वेवलेंथ, दैट इज़ एक्स-रे यूज़ कर लो, गामा रे यूज़ कर लो। अब देखो इनका भी अपना अपना फंडा है, एक्सरे से देख नहीं लेना सीधा तो फिर आँख ही जल जाएगा,
और गामा रे को डायरेक्ट यूज़ नहीं करना। असल में क्या करते हैं ना, इनको जब यूज़ करते हैं ना माइक्रोस्कोप में, तो क्या करते हैं, कंप्यूटर से इमेज बनाते हैं, मतलब वही इमेज को कंप्यूटर से कैमरे से कैप्चर करता है, फिर उसको मैग्नीफाई करके देखते हैं। क्योंकि ये इतने हाई पेनिट्रेटिंग होते हैं, ये तुम्हें क्लियर कट इमेज तो दे देगा, लेकिन तुम्हारा खुद का आंखों को भी बर्बाद कर देगा। डन है। तो पहला बात है लैम्डा कम करने का कि भाई लैम्डा कम, जो वेवलेंथ मतलब जो लाइट का लैम्डा कम है उसी को यूज़ कर लो, गामा रे, एक्स रे, इनको यूज़ कर लो। डन है क्या। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं अगर हम हमारे घर मतलब जो रेगुलर लाइट है उस माइक्रोस्कोप से देखते हैं, या फिर हम कोई दूसरा एक्सरे वगैरह माइक्रोस्कोप से देखते हैं जिसका वेवलेंथ कम है, तो किस में बेटर आपको क्वालिटी दिखेगा, मतलब बेटर रेजोल्यूशन दिखेगा। तो ऑब्वियसली जिसमें वेवलेंथ कम है। एक दूसरा तरीका भी है वेवलेंथ को कम करने का, याद करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने क्या पढ़ाया था, वेलोसिटी पहले कहाँ पे था, दैट इज़ एयर में, वेलोसिटी मीडियम में कितना है, ये पढ़ाया था ना। अब वेलोसिटी का ये फॉर्मूला तो सबको पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। वेव के स्टाइल में डिस्प्लेसमेंट को लैम्डा लिखो, टी को टाइम लिखो, v लैम्डा 1/t फ्रीक्वेंसी। तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी लैम्डा इंटू एफ लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, वेलोसिटी दैट इज लैम्डा इन एयर, फ्रीक्वेंसी तो मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मीडियम चेंज होने पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। v इन द मीडियम को क्या लिख दोगे, लैम्डा इन मीडियम, और f ये कट जाएंगे, तो n आ रहा है तुम पे लैम्डा ए बट्टा लैम्डा m। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं यहाँ से लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा ए बट्टा n किया जा सकता है। इसमें से लैम्डा m को यहाँ ला दिया n। तो मतलब क्या है, मीडियम के अंदर में हम जाके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, मतलब मीडियम के अंदर में हम वेवलेंथ को डिक्रीज कर सकते हैं अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है ये सपोज एयर में है, एक वेव आ रहा है एयर में, इसका वेवलेंथ कुछ ऐसा है, जैसे ही मीडियम के अंदर जाएगा, दिखा है इसका वेवलेंथ दिख रहा है कितना बड़ा है एयर के अंदर, जैसे ही मीडियम के अंदर जाएगा फ्रीक्वेंसी तो सेम है बट वेवलेंथ दिख रहा है, मीडियम के अंदर जाने के बाद वेवलेंथ कितना कम हो गया, पल्ले पड़ा। तो दूसरा तरीका है कि हम इसको मीडियम के अंदर डाल दें। अब देखो जैसे हम मीडियम के अंदर डाल देंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा है, तो यही रिजॉल्विंग पावर का एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, इस वाले केस में। तो रिजॉल्विंग पावर कितना बनेगा तुम्हारे पास, 2 साइन बीटा बट्टा 1.22। अगर तुम यहाँ पे कोई मीडियम यूज़ कर रहे हो, लैम्डा के जगह कुछ मीडियम यूज़ कर रहे हो, तो लैम्डा एम इजिकल टू कितना आएगा तुम्हारे पास, लैम्डा ए बट्टा एन, लैम्डा ए बट्टा एन। यहाँ पे अगर तुम मीडियम यूज़ करते हो तो वहाँ पे तो एयर था, तो इस केस में कुछ लैम्डा एम यूज़ करते हो, मतलब ऐसा बोलना चाहता हूँ, अगर तुम कोई मीडियम यूज़ करते हो तो इसी फॉर्मूला को तुम कैसे लिखोगे, 1.22 लैम्डा ऑफ द मीडियम। लैम्डा ऑफ द मीडियम क्या है, ऐसा होता है। तो आपका रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, 2 साइन बीटा, और ऊपर में आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, नीचे 1.22 लैम्डा ऑफ द एयर। क्या ये बातें क्लियर है, डन है। तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, ये जो लेंस होता है ना, इसको हम एक लिक्विड के अंदर डालते हैं। इवन आपने जब बायोलॉजी लैब में भी किया होगा, तो आपने कभी भी माइक्रोस्कोप में देखने से पहले क्या किया था, वो जो आप लेते हो ना, क्या कहते हैं उसको, भूल गया, स्लाइड। हाँ, स्लाइड के ऊपर आप जब एक हल्का सा ग्लास डालते हो, तो ग्लास के अंदर में क्या है, 1-2 ड्रॉप लिक्विड डाल के फिर डालते हो ना, इसी कारण में तो करते हो, वेवलेंथ कम कर रहे हो। क्योंकि माइक्रोस्कोप में लाइट क्या होता है, नीचे एक ग्लास होता है ना, वहाँ से गिर के फिर आता है, तो जब लाइट वहाँ से आता है तो उसको वेवलेंथ डिक्रीज हो जाता है। क्या बातें क्लियर, फिर आप उसको एकदम क्लोज लेके देखते हो। यहाँ तक तो बातें क्लियर है हमें, डन है क्या। और एक चीज़ आप प्रैक्टिकली कर सकते हो, आप जब बहुत रोते होते हो ना, मतलब रोने होने के बाद आपको धुंधला दिखेगा। आप रोने होने के बाद आपको धुंधला क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपको अपना खुद का आँख, पेपर वगैरह भी रोने के बाद, देखो अभी कोई बच्चा पढ़ते पढ़ते बहुत रो लिया, उसको दिल हुआ रोया, उसके बाद उसको अपना लिखा हुआ चीज़ ही धुंधला दिखता है। क्यों दिखता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड होता है वो तो बाहर निकाल देते हो रो रो के। अब निकालने के बाद क्या होता है, ये देखो ये लैम्डा जो है ना, उस लिक्विड में से आता है, तो वो वेवलेंथ उतना डिक्रीज नहीं, मतलब उस वेवलेंथ उतना कम नहीं होता है, तो उसी वजह से आपको खुद का आँखें धुंधला दिखता है रोने के बाद। क्या बातें क्लियर है। तो ये है वो बेसिक फंडा, डन है। तो ये था आपका माइक्रोस्कोप का। अब हम बात कर लेंगे टेलीस्कोप का। टेलीस्कोप काफ़ी ईजी है, 1-2 मिनट में हो जाएगा। तो माइक्रोस्कोप पूरा समझ आ गया। अब हम बात कर लेते हैं टेलीस्कोप की। अब हम बात करते हैं टेलीस्कोप की। टेलीस्कोप, अब देखो टेलीस्कोप में क्या फंडा है, सेम इसको भी ऑब्जेक्टिव लेंस ले लो। ये रहा टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस, और मैंने बताया था इसको काफ़ी बड़ा रखना है, डन है क्या।
फिर हमने और भी चीज़ें पढ़े थे उसका डिफेक्ट को लेके, एब्रेशन, क्रोमेटिक डिफेक्ट वगैरह, वो सारी बातें तो है ही। प्लस इसमें हमें फिलहाल क्या करना है, रेजोल्यूशन ठीक करना है, ठीक है। क्रोमेटिक इफेक्ट वगैरह नहीं करना है, ब्राइटनेस कम ज़्यादा नहीं करना है, हम फिलहाल रेजोल्यूशन ठीक कर रहे हैं, हमें क्लियर दिखे इमेज। अब देखो इस केस में एनी हाउ लाइट तो इन्फिनाइट से आ रहा था, लाइट कहाँ से आएगा, इन्फिनाइट से आएगा, दूसरे प्लैनेट में से। अब जब दूसरे प्लैनेट में से आ रहा है तुम फोकस के ऊपर डालोगे कैसे दूसरे प्लैनेट का, दूसरा प्लैनेट कितना है, 1 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब 1 करोड़ किलोमीटर वाला थोड़ी ना तुम ये बनाओगे, क्या बोलते हैं इसका एपरेचर, क्योंकि उसके फोकस में आ जाएगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे हम सीधा बोलते हैं इसका जो डिपेंडेंसी है रेजोल्यूशन का, डेल्टा थीटा दैट इज एनी हाउ, यहाँ पे भी देखो ऐसा ही रहेगा ना, ये मेटेलिक पार्ट है और ए है उसका लेंस, मेटेलिक पार्ट ए है इसका लेंस। तो यहाँ पे जो रेजोल्यूशन पावर है वो किस पे डिपेंड करता है, एनी हाउ सर्कुलर है तो 1.22 लैम्डा बाई, सीधा हम लिख देते ए, और ए यहाँ पे क्या है, ए है जाके इसका एपर्चर दैट इज आर प्लस आर। क्या ये बातें क्लियर है। सो सीधा हम लिखते हैं। अब देखो फॉर स्मॉल या फिर फॉर इन्फिनाइट, देखो स्मॉल नहीं, वेरी स्मॉल एंगल्स मेड फ्रॉम इन्फिनिटी। देखो सिंपल सी बात है, एक जुपिटर आपको टेलीस्कोप में पता है कितना दिखेगा, मैं यहाँ पे जो साइज बना रहा हूँ उतना ही दिखेगा एक जुपिटर, ये है जुपिटर, इतना ही साइज रहता है। अगर आप टेलीस्कोप में देखते हो ना आपको इतना ही साइज दिखेगा एक जुपिटर का, छोटा सा इत्तू सा दिखेगा, एक अंगूठे के बराबर एक जुपिटर दिखता है। तो मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, जब इन्फिनाइट से आते हैं ना तो ये जो एंगल दिखता है ना उसी के लगभग आपका साइज भी दिखता है, जितना एंगल रहेगा उतना ही साइज दिखेगा, बहुत ही पिद्दू सा दिखता है आपको। और आपको तो देखो यार रियलिटी में क्या होता है पता है, ये जो जुपिटर यहाँ से जो कैप्चर होता है ना इत्तू सा दिखता है जुपिटर, एक डॉट के माफिक दिखता है। फिर यहाँ पे जो आप आईपीस लगाते हो ना, देखो ये तो ऑब्जेक्टिव आ गया, ऑब्जेक्टिव ने इत्तू से जुपिटर दिखाया, फिर आपका आईपीस इसको बड़ा करके इत्तू से दिखाता है। क्या बात समझ आया तुमको। सो बहुत ही छोटे एंगल के लिए इस केस में ये जो लेंस, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये जो इसका जो इमेज यहाँ पे बना के दिखाता है, जो दोबारा आईपीस हमें दिखाता है, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे जो दोबारा इमेज बनाता है वो इमेज क्या होता है, मतलब डी के बराबर ही होता है, मतलब उसी का साइज को ही बताता है। तो कुल मिला के अगर हम बोलें रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप का कितना है, दैट इज़ 1/d। इस केस में डी कहीं ना कहीं थीटा के बराबर ही आ रहा है, सो हम इसमें लिख देते हैं दैट इज़ 1.22 लैम्डा बाई ए, जो कि फर्दर इक्वल टू ए बट्टा 1.22 लैम्डा। ये है तुम्हारा रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। अब देखो इसीलिए हम बोलते थे एपर्चर को बड़ा रखो, हाई फोकल लेंथ वाला को लेना है। सो यहाँ पे देख सकते हैं एज resolving power of telescope directly depends on aperture, so we should keep as large as possible aperture of objective lens in telescope। क्या ये बात समझ आया। अब अगर कोई बोलोगे चलो लैम्डा डिक्रीज करते, अरे भाई दूसरे प्लेनेट में ऐसा आ रहा है, कॉस्मिक रेज वगैरह आ रहा है, उसको कैसे छेड़खानी करोगे, थोड़ी ना माइक्रोस्कोप है जो सोर्स ला के चेंज कर दोगे। तो इस केस में टेलीस्कोप के केस में तुम लैम्डा कुछ भी कर लो, मतलब थ्योरेटिकली तो बोल सकते हैं कि भाई लैम्डा कम करेंगे तो बढ़ेगा, लेकिन भाई करोगे कैसे, दूसरे प्लेनेट में से आ रहा है ना, कॉस्मिक रेज वगैरह आ रहा है, तो उसको कैसे छेड़खानी करोगे। तो इसको बोलने का जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। हम यहाँ पे क्या उखाड़ सकते हैं, खाली इस ए को चेंज कर सकते हैं, तो हम इसको बड़ा करके बैठ जाते हैं और हम बैठ के इमेज को फिर देखते हैं। क्या ये बात है क्लियर है। तो ये था बेसिकली रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, जो आपको भी बहुत बढ़िया से समझ आया होगा। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, रे ऑप्टिक्स पढ़ लिया, वेव ऑप्टिक्स पढ़ लिया। नाउ द क्वेश्चन इज इमेज तो हम वेव ऑप्टिक्स से भी बना सकते हैं, इमेज तो हम रे ऑप्टिक्स से भी बना सकते हैं। तो किसके इमेज को बनाया, और हमने देखा भी है जो लाइट ट्रैवल करता है वो इसका बीज वाला, न्यूटन ने इस रे को लिया था, दैट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को न्यूटन सर ने यूज़ किया था, और हाइजिन सर ने इसको यूज़ किया था, वेव को। पहले पढ़ा क्या, अब इन दोनों से इमेज बनते हैं, तो हम किसको फॉलो करें, रे को फॉलो करें या वेव को फॉलो करें, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और उसको हम कहते हैं फ्रेजनल डिस्टेंस। तो तब तक के लिए गुड बाय।